आज हम बात करेंगे डमी एक्टिविटीज के बारे में। डमी एक्टिविटीज क्यों होती हैं और वो हमें क्यों इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आपके हैंडआउट्स में 2.22 टॉपिक है डमी एक्टिविटीज। There is a need for dummy activities when the project contains groups of 2 or more jobs which have common predecessors. तो सिंपल एज दैट, जब भी कोई दो ऐसी एक्टिविटीज या जॉब्स होंगी जिनका प्रीडिसेसर कॉमन हो, हमने प्रीडिसेसर को भी पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस करवाया था। प्रीडिसेसर वो एक्टिविटी है जो किसी एक्टिविटी के पीछे होती है, पिछली एक्टिविटी को हम प्रीडिसेसर बोलते हैं। तो कोई भी दो ऐसी जॉब्स जिनका प्रीडिसेसर सेम होगा, उस सूरत में हमें डमी एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। ये एक्चुअली हैपन नहीं हो रही होती मॉडल के अंदर, इसलिए इनका टाइम 0 होता है। यानी डमी एक्टिविटीज जो हैं वो कोई टाइम नहीं लेती। टाइम टेकन बाय द डमी एक्टिविटीज इज 0। आपकी हैंडआउट्स में एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं आपको कुछ जॉब्स दी गई हैं ABCD और उनके प्रीडिसेसर्स दिए गए हैं। प्रीडिसेसर से हमें पता लगा कि A, B और C तीनों इनिशियल एक्टिविटीज हैं, यानी इनका प्रीडिसेसर कोई नहीं है, इनसे पहले कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो हुई हो। ये इनिशियल एक्टिविटीज हैं। और D और E को अगर आप देखें तो उनके जो प्रीडिसेसर्स हैं उसमें D का प्रीडिसेसर्स A, B है और E का प्रीडिसेसर्स B, C है। अब B जो है वो कॉमन प्रीडिसेसर है, और अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी दो जॉब्स का अगर प्रीडिसेसर कॉमन आ जाए कोई, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है डमी एक्टिविटीज की। तो हमें यहाँ पे डमी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। आप देखिए, ये एक नीचे फिगर दिया हुआ है, इसमें आपके पहले इवेंट से डमी शुरू हो गया। A, B और C आपकी इनिशियल जॉब्स हैं। अब हमारा जो D जॉब है उसका जो प्रीडिसेसर है वो A और B है। अब A और B को इकट्ठा D का प्रीडिसेसर शो करने के लिए हमने एक D1 की डमी एक्टिविटी शो करवाई। सिमिलरली E का प्रीडिसेसर B और C है, उस B और C को इकट्ठा उसका प्रीडिसेसर शो करने के लिए हमने D2 की डमी एक्टिविटी शो करवाई। और डमी एक्टिविटीज को हमेशा डॉटेड लाइन के साथ शो करते हैं और इनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 0 होता है। अब वो ये कह रहे हैं कि डमी एक्टिविटीज क्लैरिफाई कैसे करती हैं आपके पैटर्न को। इसके लिए दो मेजर सिचुएशंस हैं। पहली क्या है, इट इज क्रिएटेड टू मेक एक्टिविटीज विद कॉमन स्टार्टिंग्स, यानी उनका स्टार्ट पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम होता है। एंड फिनिशिंग इवेंट्स डिस्टिंग्विशेबल, यानी फिनिशिंग इवेंट्स दोनों के डिफरेंट होते हैं। दूसरी चीज, टू आइडेंटिफाई एंड मेंटेन द प्रॉपर प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, यानी जो प्रीडिसेसर्स का रिलेशनशिप है बिटवीन एक्टिविटीज उसको शो करता है, और आइडेंटिफाई करता है। दोज आर नॉट कनेक्टेड बाय इवेंट्स, जो इवेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं होती। इसके लिए हम नीचे एक एग्जांपल देखते हैं। A एंड B आर पैरेलल एक्टिविटीज, ये आप देख सकते हैं A और B पैरेलल एक्टिविटीज हैं। C इज डिपेंडेंट ऑन A, इसका मतलब है कि C का प्रीडिसेसर A है, बट D इज डिपेंडेंट ऑन बोथ A एंड B। अब इसके दो प्रीडिसेसर्स आ गए, उसको शो कराने के लिए हमें एक डमी एक्टिविटी D1 इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी, जिसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। सिमिलरली नीचे आपके पास एक एग्जांपल 2 आ रही है, जिसमें आपको एक्टिविटीज यानी जॉब्स दी हुई हैं और उनके प्रीडिसेसर्स भी दिए हुए हैं, और उनके हमने जो पिछले लेक्चर में बात की थी सक्सेसर्स भी दिए हुए हैं। सक्सेसर्स जो बाद में आने वाले, फॉलोड बाय, और प्रीडिसेसर्स जो आप पहले होते हैं, प्रीसीडेड बाय। अब एक एक्टिविटी A का प्रीडिसेसर कोई नहीं है, प्रीसीडेड बाय में आप देखें एक डैश लगी हुई है, इट मींस कि एक्टिविटी A आपकी इनिशियल एक्टिविटी है, उससे हमने ये मॉडल बनाना स्टार्ट करना है। उसके बाद अगली एक्टिविटी B है। B का आप प्रीडिसेसर देखें तो वो C और A हमें लिखा हुआ है, तो इट मींस कि हम इसको फ्लो को इस तरह बनाएंगे कि A, C और फिर B। अगर हम सीक्वेंस में चलते A, B, C लेते तो हमारी गिवन कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें ये पता लगा कि B जो है उसके प्रीडिसेसर C और A दोनों हैं। दैट्स वाई हमने इसको A, C और B की सीक्वेंस में लिया। देन अगली आपके पास जो आ जाती है वो C है, C का प्रीडिसेसर A है, ये तो ठीक हो गया। उसके बाद D है, D का प्रीडिसेसर B है। अब उसके बाद E है, और E का प्रीडिसेसर जो है आपके पास वो C है, ये भी चीज आ गई। आपके पास F आ गया,
F और G इन दोनों को अगर आप देखें तो इनका प्रीडिसेसर E कॉमन है। इसकी वजह से हमें एक डमी एक्टिविटी जो है T1 के नाम से शो करवानी पड़ेगी यहाँ पे। सिमिलरली आप अगर देखें तो H और I जो एक्टिविटी हैं उनका भी G जो प्रीडिसेसर है वो कॉमन है। तो जहां पे भी कॉमन प्रीडिसेसर्स आ जाए उनके लिए आपको डमी एक्टिविटीज शो करवानी पड़ेंगी। बहरहाल ये आसान चीज है, आप इजीली इसको कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसके लिए हैंडआउट्स के अंदर तो बहुत ही मर्ज करके उसको दिया गया है, उसमें सही तरह से उन्होंने मेंशन नहीं किया एक्टिविटीज को, तो इसके लिए मैंने इसको बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं ए और बी जो हैं वो आपकी इनिशियल एक्टिविटीज हैं। ये हमें कैसे पता लगा कि इनके प्रीडिसेसर्स जो हैं वो कोई नहीं है हमें दिए हुए। तो ए और बी से आप इनिशियली शुरू करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं सी का प्रीडिसेसर ए है तो ए से अगली एक्टिविटी सी होगी। डी का भी प्रीडिसेसर ए है, इसको भी हमने इजीली बना लिया। नेक्स्ट आप चीज देखें एफ में आपके दो प्रीडिसेसर्स आ रहे हैं बी और सी। बी और सी जो है इनको इकट्ठा शो करने के लिए हमें इसमें इसको तो हमने इजीली शो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी जो है इसका प्रीडिसेसर एफ है, इसको भी हमने इजीली शो कर दिया। एक्टिविटी जो जी है आपके पास इसका एच जो है इसका प्रीडिसेसर बी सी और डी है। इस बी सी और डी को इकट्ठा शो करने के लिए हमें इसमें एक डॉटेड लाइन के साथ एक डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, वो आप देख सकते हैं इस डॉटेड लाइन के साथ। और इसी तरह आई जो है उसका प्रीडिसेसर जो है वो एच और जी है। तो ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, खुद भी बना लीजिएगा। सिमिलरली इस तरह नीचे भी आपको एग्जांपल दी हुई है, इसमें भी आपको ए और सी को देख के अंदाजा हुआ कि चूंकि उनका प्रीडिसेसर कोई नहीं है तो शुरू आपकी एक्टिविटी ए और सी से होगी, आगे फिर आप उस टेबल को फॉलो करते जाएंगे और आपकी डायग्राम ड्रॉ होती जाएगी। सिमिलरली आपकी इससे नीचे जो एग्जांपल दी हुई है उसमें आपको टेबल नहीं दिया हुआ, अलबत्ता आपको रिटन फॉर्म के अंदर स्टेप्स दिए हुए हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ए आपकी फर्स्ट ऑप्शन है, बी और सी इकट्ठी चलेंगी, उसके बाद डी ई एंड एफ बी को फॉलो करेंगी। ये डायग्राम अब अपनी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, इसको आप देख सकते हैं। ये दिस इज द इजी वे टू मेक दिस डायग्राम। हैंडआउट्स के अंदर जो डायग्राम बनी हुई है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और उसमें सही इंडिकेशंस भी दी नहीं गई। तो आप इन डायग्राम्स को जो मैंने आपको दिखाई हैं इनको देख के आप इसको बनाने की कोशिश करें। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मॉडल्स तब तक आप इजीली नहीं बना सकेंगे जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसको प्लीज हैंड ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए और MS वर्ड के ऊपर इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। और ये भी है कि ये मॉडल किसी भी तरीके से बन सकता है, सिर्फ आपने रूल्स को फॉलो करना है। आप किसी भी तरफ एरो की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए एरो की, बाकी उसकी शेप कुछ भी हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे खुद से बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपकी शेप जो है वो बिल्कुल इन हैंडआउट्स वाली शेप्स के साथ मैच करे। इसको प्लीज प्रैक्टिस आउट जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इन मॉडल्स को आसानी से बना सकेंगे। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करनी है दैट इज फाइंडिंग द क्रिटिकल पाथ। लेकिन उस क्रिटिकल पाथ को डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में आपके पास जिनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब हम नेटवर्क पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी लूप, कि नेटवर्क में लूप नहीं आना चाहिए। लूप क्या चीज है? लूप अब इस तरह से है कि आपके पास सपोज 3 एक्टिविटीज हैं 8, 9 और 10। आप 8 से 9 पे चले गए, इट्स ओके, आपका एरो उधर ही मूव कर रहा है। 9 से आपने 10 पे जाना है, वो भी ठीक है। लेकिन 10 के बाद जब आप वापस 8 पे चले गए, आपको 10 के बाद उससे आगे जाना चाहिए था। तो ये एक लूप, एक सर्कल बन गया। ये नेटवर्क के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपके नेटवर्क में लूप आ रहा है इसका मतलब है कि आपने कुछ गलती की है और आपका नेटवर्क जो है, आपका जो डायग्राम है या आपका मॉडल जो है वो फ्लॉलेस फ्लो नहीं करेगा। तो आपको उसको दोबारा से देखना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है दैट इज डैंगलिंग। डैंगलिंग क्या चीज है कि आपके पास कुछ एक्टिविटीज थी, जैसे एक्टिविटी 8, 9 और 10 है आपके पास, ये फ्लो में जा रही हैं। लेकिन 9 के बाद कुछ एक्टिविटी जैसे ये 11 शो रही है ऐसी थी जो आपको 9 से 11 पे जाना पड़ा। वो एक्टिविटी आपके नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, वो आपकी डायग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। सपोज आपने मार्केट से कोई चीज खरीदी है,
और उसके बाद आपने उसका रैपर उतारा है और रैपर उतारने के बाद आपने उसे खाने के लिए यूज किया है या पकाने के लिए, तो उस रैपर को डिस्पोज ऑफ भी आप कहीं करेंगे। अब वो रैपर डिस्पोज ऑफ करना आपकी उस एक्टिविटी, उस मॉडल का हिस्सा नहीं है कि आपने उसे खरीदा, खोला, पकाया, खाया, लेकिन बहरहाल वो एक एक्टिविटी है, वो आपके मॉडल का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो शो हो रही है। ये 11 जो है, समझ लें आप, वही एक्टिविटी है जो आपके मॉडल या आपके नेटवर्क के फ्लो में शामिल नहीं है, लेकिन इसको फिर भी आपको परफॉर्म करना पड़ता है। इस किस्म की एक्टिविटीज को हम डैंगलिंग एक्टिविटीज कहते हैं। आगे एक चीज आ रही है मर्ज नोड। मर्ज नोड क्या चीज है कि जब बहुत सारी नोड्स जो हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज उन नोड से हो रही हैं और वो एक सिंगल नोड पे आके सारी नोड्स ज्वाइन कर रही हैं और फिर वो नेटवर्क पे सारी मिलके एक पाथ के ऊपर फ्लो कर रही हैं, तो इसको हम मर्ज नोड बोलते हैं। सपोज कि एक पैसेंजर बस है, उसने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो वो जहां भी अपने स्टेशन पे खड़ी है वहां पे बहुत से इलाकों से लोग आएंगे, कुछ मॉडल टाउन से, कुछ गुलबर्ग से, कुछ आपके इंटीरियर लाहौर से आएंगे। वो सारे डिफरेंट जगहों से आके उस बस में बैठेंगे, ज्वाइन करेंगे और वो बस फिर सिंगल रोड के ऊपर फ्लो करती हुई, सिंगल पैथ के ऊपर फ्लो करती हुई इस्लामाबाद चली जाएगी। तो इस तरह बहुत सारी नोड्स जब मर्ज होके एक नेटवर्क के अंदर फ्लो करें तो उनको हम बोलते हैं मर्ज नोड। अगली चीज आपके पास आ जाती है बर्स्ट नोड। ये आप समझ लें कि वाइस वर्सा, उलट है आपकी मर्ज नोड का। उसी रेफरेंस में हम इसको देख लेते हैं कि वो सब पैसेंजर्स जब इकट्ठे हो गए और बस चल पड़ी और वो बस अपनी डेस्टिनेशन पे यानी इस्लामाबाद पहुंच गई, तो जब वो सब पैसेंजर्स उस बस को लीव करेंगे तो फिर वो डिफरेंट एरियाज में जाएंगे। किसी को F7 जाना है, किसी को G11 जाना है, किसी को आप 12 जाना है। तो ये डिफरेंट जो हैं वो फिर आपकी डिफरेंट नोड्स जो हैं वो बर्स्ट हो गई, सेपरेट हो गई। तो इस किस्म की चीज में जिसमें सिंगल नोड आगे फर्दर नोड्स में डिवाइड हो जाएं, उसको हम बोलते हैं बर्स्ट नोड। अब हमने चूंकि क्रिटिकल पाथ को स्टडी करना है तो उसके लिए कुछ और चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। उसमें टाइम को भी हमें पढ़ना है। टाइम जो है वो आपके पास 4 उसकी टाइम की टाइप्स आप समझ लें जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम जिसको हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जिसको हम EST बोलते हैं। उसके बाद आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जिसको हम LST बोलते हैं। देन आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम जिसको हम EFT बोलते हैं और देन लेटेस्ट फिनिश टाइम जिसको हम LFT बोलते हैं। इन चीजों को हम देखते हैं कि अब ये क्या चीजें हैं, इसको फर्दर हम डिफाइन करते हैं कि टाइम जो है ये क्या इसका कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपकी चीज आ जाती है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST, earliest possible time at which an activity can start and is given by the earliest time of the tail event। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपका वो टाइम है जब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, सबसे अर्लीस्ट टाइम जिस पे वो एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती थी, और इसको हम आपके टेल इवेंट से शो करते हैं। टेल इवेंट आपका अर्लीस्ट पॉसिबल इवेंट होता है या नोड होती है, तो उससे हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया जिसको हम EST बोलते हैं। EST के बाद दूसरी चीज जो है दैट इज आपका LST, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। कोई एक्टिविटी लेट से लेट कब स्टार्ट हो सकती है। अगर हम उस एक्टिविटी को लेट से लेट भी किसी वजह से वो डिले हो रही है या हम उसे नहीं कर पा रहे, तो लेटेस्ट टाइम कौन सा है जिसपे हम उस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपका LST जो है वो कहलाता है। लेटेस्ट पॉसिबल टाइम बाय विच एन एक्टिविटी स्टार्ट एंड इट्स गिवन बाय सब्ट्रैक्टिंग द ड्यूरेशन टाइम फ्रॉम द लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब इसको निकालने का फॉर्मूला उन्होंने हमें क्या दिया है कि जो आपकी ड्यूरेशन है किसी भी एक्टिविटी की, जितना उसने टाइम लिया है, अगर आप उसको लेटेस्ट फिनिश टाइम से माइनस कर देंगे तो आपके पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा। अगली चीज जो है वो आपके पास है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, कि कोई एक्टिविटी जल्दी से जल्दी कब फिनिश हो सकती है, कौन सा वो टाइम है जो सबसे जल्दी फिनिश जिसमें वो एक्टिविटी हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन क्या है, अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन फिनिश and is given by adding the duration time to the earliest start time। यानी जो आपका earliest start time था उसके अंदर अगर आप एक्टिविटी की ड्यूरेशन को ऐड कर देंगे तो ये आपके पास earliest finish time आ जाएगा उस एक्टिविटी के फिनिश होने का। चौथी और आखिरी चीज आपके पास क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम, यानी वो टाइम जिसमें लेट से लेट ये एक्टिविटी
आपकी खत्म हो सकती है, जिसको हम LFT बोलते हैं, लेटेस्ट इवेंट टाइम फॉर द हेड इवेंट, यानी जहां एक्टिविटी फिनिश हो गई, जो आपका हेड इवेंट है। तो ये 4 चीजें हैं जिनको आपने जहन में रखना है, और इसको हम जब शो करते हैं तो उसके लिए अर्लीस्ट टाइम जो होता है आपका, उसको आई से शो करते हैं। आई और ई, इसके साथ छोटा सा ई लिखा जाए तो ये आपका अर्लीस्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट है। लेटेस्ट टाइम ऑफ टेल इवेंट को स्मॉल आई और एल से आप शो करेंगे। इसी तरह आपका अर्लीस्ट टाइम और हेड इवेंट क्या चीज थी, जो आपका फिनिश टाइम था, यानी अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है उसको आप जे ई से शो करेंगे, और जो आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम था उसको आप जे एल से शो करेंगे। ये छोटे छोटे इनिशियल्स हैं जो आगे जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो उसके लिए हमें यूज करने पड़ेंगे, इसलिए आपको ये चीजें जो है अपने माइंड में रखनी चाहिए। ये तो हो गई टाइम की बात। अब आगे हमने थोड़ी सी बात करनी है फ्लोट के बारे में, कि फ्लोट क्या चीज है। फ्लोट जो है इसकी भी आपके पास 3 टाइप्स होती हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या चीज है? टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन एक्सपैंड विदाउट अफेक्टिंग अदर्स, यानी किसी एक्टिविटी जो है उसको हम थोड़ा सा अगर एक्सपैंड करें तो उससे उसके पीछे आने वाली, उसके प्रीडिसेसर्स या उसके जो सक्सेसर्स हैं उनको कोई फर्क ना पड़े। यानी उस एक्टिविटी को अगर आप थोड़ा बहुत अपनी जो उसका स्केड्यूल्ड टाइम है उससे आगे या पीछे कर लें तो उससे कोई फर्क ना पड़े, उसको एक्सपैंड करें तो उससे कोई फर्क ना पड़े उसके पीछे आने वाली एक्टिविटीज को या उससे आगे आने वाली एक्टिविटीज को। तो ऐसे जो फ्लोट है उसको हम कहते हैं कि ये आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट है, यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके साथ किसी और एक्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इसको आप कैपिटल आई से शो करते हैं। और इसका फॉर्मूला उन्होंने ये बता दिया है, जे ई माइनस आई एल माइनस ड्यूरेशन। जे ई और आई एल अभी हमने सारे पीछे पढ़े हैं कि आपके पास वो क्या चीजें थी, और इसमें यह है कि कभी आप इसको कैलकुलेट करें और ये आपके पास नेगेटिव आ जाए तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन वैल्यू नेगेटिव कैलकुलेट करके आ सकती है। तो जब भी कभी नेगेटिव आए तो आपने इस इंडिपेंडेंट फ्लोट को यानी कैपिटल आई को 0 ले लेना है। तो ये आपने जहन में रखनी है चीज एमसीक्यूज के हवाले से भी और वैसे भी, कि जब भी आपके पास इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है वो नेगेटिव आए तो उसको आपने नेगेटिव नहीं लेना, उसको आपने 0 कंसिडर कर लेना। दूसरी चीज जो है वो है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या चीज है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरी चीज जो होती है वो आपके पास होती है टोटल फ्लोट। तो फ्री फ्लोट, अब फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट में फर्क क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। फ्री फ्लोट है टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन एक्सपैंड विदाउट अफेक्टिंग सबसीक्वेंट एक्टिविटी। सबसीक्वेंट का मतलब एक्टिविटी कौन सी है आपके पास, आपकी जो आने वाली एक्टिविटी है। जब हमने इंडिपेंडेंट फ्लोट पढ़ा था तो हमने उसमें कहा था कि प्रीवियस और सबसीक्वेंट दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछली को भी कोई फर्क नहीं पड़ा और आने वाली को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सिर्फ आगे आने वाली को अगर कोई फर्क ना पड़े तो हम कहते हैं कि ये फ्री फ्लोट है, और इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, जे ई माइनस आई ई माइनस ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। अब ये दोनों चीजें होंगी। तीसरी और फाइनल चीज है टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट क्या चीज है? टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन एक्सपैंड विदाउट अफेक्टिंग द ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसमें एक्टिविटीज की बात हो रही थी, इसमें ओवरऑल ड्यूरेशन की बात हो रही है, यानी कि टोटल टाइम जितना है उसमें कोई फर्क ना पड़े। हो सकता है कोई एक्टिविटी ज्यादा टाइम ले ले और कोई एक्टिविटी थोड़ा टाइम ले ले, जो उनको दिया गया था उन एक्टिविटीज को, उससे हो सकता है कोई एक्टिविटी ज्यादा टाइम ले ले और कोई एक्टिविटी उससे जल्दी फिनिश हो जाए, लेकिन जो पूरा ओवरऑल ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की उसमें अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको हम बोलते हैं कि ये टोटल फ्लोट है। और टोटल फ्लोट जो है उसका फॉर्मूला भी नीचे दिया गया है, T इज इक्वल टू जे एल माइनस आई ई माइनस ड्यूरेशन। तो ये आपके पास फ्लोट्स की 3 टाइप्स आ गई। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका टारगेट टाइम जितना आपने सोचा था कि जी ये हमारा टारगेट हो, इतने में हमने कंप्लीट करना है, अगर आपका टारगेट टाइम जो है वो ग्रेटर है आपके प्रोजेक्ट टाइम से, यानी टारगेट आपके पास ज्यादा था और प्रोजेक्ट आपने जल्दी फिनिश कर लिया, उस टाइम से जल्दी खत्म हो गया, तो हम बोलेंगे ये पॉजिटिव फ्लोट है। और सिमिलरली इसका उल्टा जो है वो नेगेटिव फ्लोट होगा, यानी कि जितना टाइम आपको टारगेटेड दिया गया था उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से उससे ज्यादा टाइम आपने ले लिया तो आपका फ्लोट जो है वो नेगेटिव फ्लोट होगा।
तो ये थी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लोट की आपकी डेफिनेशंस। तो आज के लेक्चर में हमने डमी एक्टिविटीज को देखा, हमने मॉडल्स बनाने देखे और हमने ये भी देखा कि टाइम की क्या टाइप्स होती हैं, फ्लोट्स क्या होते हैं,